राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। ये दोनों हमारे चैनल हैं। आज मेरे साथ मेरे बड़े भाई वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब जुड़ गए लखनऊ से। आज की बातचीत प्रारंभ करने से पहले दर्शकों से एक अपील। मेरी ये पुस्तक है दद्दा की खरी खरी। ये आज तक का मेरा जो लेखन है उसके चुने हुए कुछ आर्टिकल्स का संकलन है और इस पुस्तक का मूल्य है 600 रुपए। और ये जो आप नीचे टिकर देख रहे हैं, इस पे आप 600 रुपया भेज के आप ये पुस्तक मंगा सकते हैं और ऊपर ये क्यूआर स्कैन कोड है, इस पे भी भेज सकते हैं। इस पुस्तक की विक्रय से जो भी राशि प्राप्त होगी वो हमारे आश्रम में एक गौशाला और बीमार गायों चिकित्सालय, ये हम इसका निर्माण कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं अभी। तो इसमें आपकी भागीदारी इस पुस्तक से हो जाएगी। इसके अलावा भी यदि आप गौशाला में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड पे अपनी जो भी सहयोग राशि है वो भेज दीजिए। तो आज की चर्चा को मैं आरंभ करता हूं इस अपील के बाद। ये पैसे आप 7696409623 इस गूगल पे, फोन पे भेज सकते हैं। अगर इस पे न जाए तो ऊपर वाले क्यूआर कोड पे भेज सकते हैं और अपना एड्रेस, फोन नंबर वगैरह, पिन कोड, ये सब मुझे इसी नंबर पे अपना व्हाट्सएप कर देंगे तो हम ये पुस्तक आपको भेज देंगे। अब आते हैं सर आज की चर्चा पे। भट्ट साहब, सर ये जो कल योगी जी ने बयान दिया कि 4 करोड़ मतदाताओं के नाम कट रहे हैं और सारे हमारे ही वोटर हैं, 90% इसमें से बीजेपी के वोटर का नाम कट गया जी। बयान का ये क्यों दे दिया बयान योगी जी ने? इसका क्या मतलब है? जरा इसको दर्शकों को समझा दीजिए। देखिए, इसमें कुछ भी रहस्य नहीं है, समझने वाली बात नहीं है। राजनीति में केवल संदर्भ के साथ जो है हर बात का अर्थ निकाला जाता है। क्या किस संदर्भ में बात कही जा रही है, क्या समय है और कैसा मंच है, कौन लोग मौजूद हैं, इसके आधार पर सारी बातें तय होती हैं। मुख्यमंत्री अभी तो ये तो जो पंकज चौधरी तो अभी आए हैं, सैटरडे को उन्होंने नामांकन फाइल किया शनिवार को और रविवार को उनको निर्वाचित डिक्लेयर कर दिया गया। योगी जी तो पिछले 3 हफ्ते से लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं, कम से कम 8 मंडलों का दौरा कर चुके हैं और मुख्यमंत्री होने के नाते उनको ये पूरा अधिकार है कि वो जिला अधिकारी जो जिले का निर्वाचन अधिकारी भी होता है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी होता है, उसको बुला के पूछिए भाई क्या चल रहा है, क्या स्थिति है तुम्हारे जिले में, कितने आपके जिले में बूथ हैं, कितने बीएलओ हैं, कितने बीएलओ ने काम किया और बीएलओ की परफॉर्मेंस क्या है, कितने जो है इनॉग्रेशन फॉर्म बटे, कितने वापस आए। ये सामान्य प्रक्रिया का अंग है। इसको ही कांग्रेस ने मुद्दा बना दिया कि साहब योगी जी जो है एसआईआर प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास कर रहे हैं और कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यूपी के अजय राय ने कहा वो चुनाव आयोग में इसकी शिकायत दर्ज कराएंगे। तो ये लगातार खबरें आ रही थी कि हालांकि बीजेपी के संगठन ने बहुत तैयारी की थी और प्रदेश स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर एसआईआर को लेकर कार्यशालाएं हुई थी, बड़ी बड़ी बैठकें हुई थी। सारे कार्यकर्ताओं को यूपी में, लखनऊ में मंडल स्तर पर बाकायदे इसका प्रशिक्षण भी दिया गया था, ट्रेनिंग भी दी गई थी कैसे आपको इस एसआईआर प्रक्रिया में भाग लेना है और कैसे मतदाताओं के जो लोग छूट गए हैं उनको उनका नाम जुड़वाना है और जो लोग जो क्षेत्र में मृत हैं या जो भी हैं उनको नाम निकलवाना है। ये सब हुआ था, लेकिन जो तैयारी प्रदेश स्तर पर और मंडल स्तर पर जो हुई उस अनुपात में कार्यकर्ताओं का, कैडर का, जिला और तहसील और ब्लॉक लेवल पे उनका इसमें भागीदारी नहीं दिखी, वो पार्टिसिपेट नहीं करे। मेरे पास कोई नहीं आया तो मैंने खुद जो है अपना बीएलओ खोजा। मालूम पड़ा कि मेरे बूथ में जो पहले 1500 वोट थे तो घट के 1200 रह गए, तो बीएलओ बदल गया हमारा, तो हमारा बूथ बदल गया। तो मैंने बीएलओ को खोजा। अब बीएलओ, अगर मैं बीएलओ को नहीं खोजता तो वो मेरे पास नहीं आता और वो कह देता कि साहब नहीं मिले। तो फिर मैंने अपने तीनों को जुड़वाए, मेरा था, मेरी पत्नी का था, मेरे बेटे का था। तो इस तरीके से और यही खबरें आई हैं प्रयागराज से भी, हजारों की संख्या में लोगों के यहाँ एन्यूमरेशन फॉर्म बांटे बीएलओ ने और उन्होंने, किसी ने 5 दिन 6 दिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया।
कोई जवाब ही नहीं दिया। और उसके बाद जब ये बात पता लगी बीजेपी के नेताओं को, तब वो सक्रिय हुए और वो एक एक सोसाइटी में गए जो मल्टी स्टोरी फ्लैट्स है, वहां जाके लोगों से कहा कि भाई भरिए। लखनऊ में मैंने कई इलाकों में देखा, भाई कल आना, अरे अभी कोई घर में है नहीं, अरे आप ऐसे भी अभी कैसे आ गए। अब एक बीएलओ एक मतदाता को फॉर्म देने के बाद उसको वापस लेने के लिए 4 बार तो नहीं जाएगा। तो ये सारी समस्याएं आ रही थी और मुख्यमंत्री ने केवल इसी की ओर ध्यान दिलाया है। अब इसको जो राजनीति में अखाड़ेबाज लोग हैं वो केवल ये कहेंगे कि जो है मुख्यमंत्री जो है नए जो प्रदेश अध्यक्ष आए हैं पंकज चौधरी के आने से प्रसन्न नहीं है, और उन्होंने आते ही पंकज चौधरी को काम बता दिया, उन्होंने ये बता दिया कि आपका संगठन बिल्कुल नकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। और बीजेपी में ऐसी परंपरा भी नहीं है कि प्रदेश स्तर पर संगठन में, मुख्यमंत्री में और प्रदेश अध्यक्ष में कोई रस्साकशी हो या कोई पावर स्ट्रगल हो। ऐसा यूपी में कभी हुआ भी नहीं है। वो एक अपवाद है जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे यूपी के 98 में, और जब राजनाथ सिंह प्रदेश के अध्यक्ष थे उस समय कल्याण सिंह लगभग बगावती मुद्रा में आ गए थे। तब राजनाथ सिंह है, लालजी टंडन है, तमाम नेता जो हैं वो सब कल्याण सिंह के खिलाफ हो गए थे, अन्यथा कल्याण सिंह को जाना पड़ा था। वो दौर और था अटल जी का। अब उस जनरेशन, अब वो उस दौर को 27-28 साल हो गए हैं। अब वो जनरेशन पूरी तरह विदा हो चुकी है बीजेपी से, स्टेट बीजेपी से भी, केंद्र बीजेपी से भी। और उस दौर के नेता केवल एक ही सक्रिय राजनीति में बचे, उनका नाम है राजनाथ सिंह, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है। तो जनरेशन बदल चुकी है। तो कुल मिलाकर के यूपी को हमेशा खबरों में रखा जाता है। और यूपी का इतिहास ये रहा है कि सन 52 में पहला चुनाव हुआ था। 52 के बाद पहली मुख्यमंत्री जिन्होंने 5 साल कार्यकाल पूरा किया वो थी बहन मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी की, 2007 से 12। और दूसरे थे अखिलेश यादव, 2012 से 2017। योगी आदित्यनाथ पहले मुख्यमंत्री हैं जो 3 महीने बाद यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में 9 साल पूरे करने जा रहे हैं। और जिनको यूपी की राजनीति का पिछले 80 साल का, 75 साल का अगर हल्की भी समझ है और हल्की भी जानकारी है, तो वो ये जानते हैं कि ये अपने आप में ये कोई योगी जी की उपलब्धि नहीं है, ये चमत्कार है, ये मिरेकल है। और ये हमेशा कहा जाता है कि यूपी की दिल्ली के प्रधानमंत्री का रास्ता यूपी होके जाता है। जितने बीजेपी को सीटें मिली हैं जून 2024 के लोकसभा चुनाव में 240 और चाहिए थी 272। तो जितनी सीटें बीजेपी की बहुमत से कम है उतनी ही सीटें यूपी में कम हो गई, 33 सीट रह गई यूपी में बीजेपी की। अगर बीजेपी का 2019 का 2014 का आंकड़ा बीजेपी ने पार कर लिया होता लोकसभा चुनाव में यूपी से, तो बीजेपी की मेजोरिटी आराम से आ गई होती। हालांकि सीटें कम हुई, कम फिर भी रहती, क्योंकि बीजेपी को नुकसान हुआ महाराष्ट्र में, हरियाणा में, राजस्थान में 2 सीटें कम हुई, मध्य प्रदेश में। तो ये जो है पावर स्ट्रगल, और ये जो आप जो तमाम आप खबरें सुनते हैं कि गोरखपुर में काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको नाम दिया गया है सबका साथ सबका विकास। और ये वास्तव में जो 60 के दशक में जो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष थे दीनदयाल उपाध्याय, उनका जो आर्थिक दर्शन था अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय, जो सबसे नीचे पावदान व्यक्ति है उसको जो है उसकी हैंड होल्डिंग की जाए, उसको सहारा दिया जाए ताकि वो इकोनॉमिक प्रोसेस का हिस्सा बन सके। वही सरकार ने किया है, सबको आवास दिया है, बिजली दी है, एलपीजी कनेक्शन दिया है, पानी कनेक्शन दिया है, शौचालय दिया है, पीएम किसान सम्मान योजना में साल में 6,000 रुपए दिया है, और निःशुल्क खाद्यान्न दिया है, मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा दी है 50 करोड़ लोगों को, 2 करोड़ से अधिक किसानों को जो है पीएम किसान सम्मान योजना में मिल रहा है साल में 6,000 रुपया। तो और जैसा पीएम ने कहा है कि पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं। तो बीजेपी की ये जो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी है, ये जो इकोनॉमिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, इसके साथ ही करीब 45 लाख करोड़ रुपया लोगों के खाते में सीधे पहुंचा है पूरे देश में। तो इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी से जो लोग जाति गौरव को स्थापित करने की बात करते थे, जो लोग कहते थे कि भाइयों मंडल लागू हो गया है, अब डीएम सीएम पीएम तीनों अपने होंगे, तो ये जाति की राजनीति बहुजन समाज पार्टी की, समाजवादी पार्टी की, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की, उसको बहुत बड़ा झटका लगा है इस राजनीति से। क्योंकि वो लोग कहते हैं भाई पिछले 30 साल से हम केवल इस बात को देख के खुश थे कि हमारी जाति का आदमी मुख्यमंत्री है, हमारी जाति के आदमी की सरकार है, हमारी जाति का आदमी डीएम है, एसपी है,
थानेदार है, लेकिन हमें उससे इकोनॉमिक गेन क्या हुआ? हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं, भूख है, आवास है, रोजगार है, उसका क्या हुआ? अब यूपी में पिछले 8 सालों में 16,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है यूपी गवर्नमेंट ने, 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर इन्वेस्ट हुआ है। तो ये जो पावर जो ज्यादा मिल रही है, 2017 मार्च में टोटल पावर अवेलेबल यूपी में था 16,000 मेगावाट, आज ये 32,000 मेगावाट तक पहुंच रही है गर्मी के पीक डिमांड में, और आने वाले 3 साल में, आने वाले 5 साल में ये 40 के ऊपर पहुंच जाएगी। तो किसी भी प्रदेश में डेवलपमेंट की बुनियादी जरूरत होती है, मूलभूत आवश्यकता होती है। पहला लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ पावर। अगर ये 2 चीजें हैं तो एक आबादी का बड़ा वर्ग अपने लिए रोजगार की व्यवस्था कर लेता है। उसे कोई माफिया तंग ना करे, उसे कोई गुंडा तंग ना करे, उससे कोई वसूली ना हो, चाहे वो गुंडे हो, चाहे वो पुलिस वाले हो, तो वो अपना काम कर लेता है। यूपी में आप किसी भी जिले में देख लीजिए, लाखों लोग अपने स्वरोजगार के जरिए काम कर रहे हैं, चाहे वो कपड़ा बेच रहे हो ठेले पे, चाहे वो सब्जी बेच रहे हो या फल बेच रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो। तो इस सब से जो है यूपी में बहुत परिवर्तन आया है, और केवल अब जाति के आधार पर आप जनता के बीच में जाकर के उनका समर्थन नहीं ले सकते। जो नारा था मंडल लागू होने के समय 90 में कि भाइयों मंडल लागू हो गया है, अब डीएम सीएम पीएम तीनों अपने होंगे, बट ठीक है, डीएम भी हो गया, सीएम भी हो गया, पीएम भी हो गया, व्हाट नेक्स्ट? आपको 2 वक्त का भोजन भी चाहिए, सर पे छत भी चाहिए, और तन पे कपड़ा भी चाहिए। तो ये चीजें जो लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताओं को जो बीजेपी ने एड्रेस किया उत्तर प्रदेश में और पूरे राष्ट्र में, और जो लोगों को, और पहली बार ऐसा हुआ कि कोई आदमी ये नहीं कह रहा कि मुझसे ये नहीं पूछा गया कि तुम्हारी जाति क्या है। हर जाति और मजहब के आधार पर कहीं एक भी ऐसी घटना नहीं है कि जो ये कहे कि मेरे संग अन्याय हुआ। क्या मुसलमानों को लाभ नहीं मिला इन योजनाओं का? सबसे बड़े लाभार्थी अगर हैं ये आवास के और मेडिकल इंश्योरेंस के, तो मुसलमान है। लेकिन कोई उनसे, अगर उनका नाम सूची में है, अगर वो पात्र हैं, तो उनको लाभ मिल रहा है। कोई एहसान नहीं किया गया है किसी के ऊपर कि हम तुम्हें लाभ दे रहे हैं। केवल जो 2012-13 में जो केंद्र सरकार ने जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया था, जो वास्तव में जाति जनगणना थी, उसका जो डाटा है और उसको जो गवर्नमेंट ने अपडेट किया है लगातार, उसके आधार पर जो लोग सूची में, सबको इसका लाभ दिया गया। तो इस सब को देखते हुए यूपी में तमाम लोगों को ये परेशानी हो रही है, राजनीति वाले लोगों को, कि साहब जनता का नुकसान तो बहुत काम हो गया, हमारा क्या हुआ? योगी आदित्यनाथ अगर ऐसे ही 9 साल से अगर पूरे कर ले गए और फिर वो अगले 5 साल बने रहे, तो हमारी राजनीति तो जहां की तहां वही रह जाएगी। तो मामला लोगों के निजी और निहित स्वार्थ का है। मामला ये नहीं है कि योगी ने क्या किया, क्या नहीं किया, और पंकज चौधरी आए तो उनको क्या मिला। राजनीति में अब आप कोई भी दल हो, सामूहिकता का अभाव है। सब लोग देखते हैं हमें क्या मिला। गोरखपुर के लोग देख रहे हैं कि भैया हमको जो है, योगी जी को अब 9 साल पूरे होने वाले हैं, हमें क्या मिला। बहुत लोग ये मानते थे कि अब तो कि जब सपा की सरकार थी तो लाभ सारा यादवों को मिला, अब हमारी सरकार तो लाभ हमको मिलेगा। गोरखपुर में, अयोध्या में, काशी में कम से कम पिछले 10 सालों में, 8-9 सालों में 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ। लेकिन अब वहां पे ये नहीं हुआ कि साहब जो है आप इस जाति के हैं और मुख्यमंत्री के बड़े करीबी हैं तो आपको ठेका मिल जाएगा, आप जो है 2-4 साल में अरबपति करोड़पति हो जाएंगे। ये सब कुछ नहीं हुआ। इसको लेकर लोगों में नाराजगी है। तो यहाँ पे आपका अपना निजी स्वार्थ है जो सुप्रीम है, और जिसको आप जो है एक राजनीतिक उसको एक फ्लेवर दे करके पेश करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगला चुनाव होगा, आप देखिएगा, योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप पे कहीं कोई सवाल ना कभी था, ना कभी है, और ना ही होने वाला, और ना ही कुछ हो सकता है। अभी कम से कम एटलीस्ट नेक्स्ट 5 ईयर्स टिल 2032, उसके बाद क्या होगा तो मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं। तो फिलहाल जो भी पॉलिटिकल चेंज हुआ है, लोग समान रूप से कह रहे हैं भाई गोरखपुर में लोगों के चेहरे सूजे क्यों हुए हैं, गोरखपुर में लोगों के मन में कोई उत्साह नहीं है। उसकी वजह केवल ये है कि हर व्यक्ति का अपना स्वार्थ है। तो योगी आदित्यनाथ के लिए और का क्या स्वार्थ है?
वो तो सन्यासी है, वो हट जाएंगे तो वो जाके अपने मंदिर में काम, उनके पास बहुत काम है। अब तो जो है जो गोरक्ष पीठ का जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य का तो बहुत विस्तार हुआ है। नई मेडिकल यूनिवर्सिटी खुल गई है, महाराणा विद्यालय तो पहले से था। तो लोगों का जो अपना निजी स्वार्थ है उसको वो जो है एक राजनीतिक असंतोष के रूप में उसको आगे रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यूपी में जो है 2027 को लेकर के मैदान बिल्कुल साफ है। समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। और जिन लोगों को लगता है कि योगी आदित्यनाथ से उनको नाराजगी है, तो उनको एक बार जाना चाहिए जरा मेरठ मंडल में, मुरादाबाद मंडल में, बरेली मंडल में, कि वहां के लोग क्या सोचते हैं मुख्यमंत्री के बारे में, योगी आदित्यनाथ के बारे में। लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेसिक चीज है जो लोग चाहते हैं, और वो यूपी में है। जी। तो सर आपको लगता है कि ये जो 4 करोड़ की संख्या है, अगर अभी भी बीजेपी का कैडर थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है, तो ये 4 करोड़ जो वोट कटने की बात आ रही है घट के 2-2.5 करोड़ पे आ जाएगी? देखिए, एक बात जो हम लोग जो है हम डाटा की भूल जाते हैं कि 2010 में चुनाव आयोग ने कहा था कि मतदाता सूची से किसी का नाम काटा नहीं जाएगा। 2010 में, यानी 15 साल हो गए। तो 15 साल में यूपी का जो आपका रिप्लेसमेंट रेट है या जो डेथ रेट है वो 2% से अधिक है। तो जो लोग मरे होंगे उनकी संख्या क्या आपको लगता है 1.5-2 करोड़ से कम होगी? पहली बात तो ये बहुत बड़ी संख्या है। 4 करोड़ के डाटा में लगभग जो है 35 to 40% तो वो लोग हैं जो दुनिया में है नहीं। प्लस ईस्टर्न यूपी की बहुत बड़ी ऐसी आबादी है जो 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 समृद्ध लोग हैं, जो बहुत बड़ी संख्या में वेस्टर्न यूपी में बस गए हैं, मेरठ में, गाजियाबाद में, नोएडा में, एनसीआर में, महाराष्ट्र में, बंबई में, गुजरात में, असम में। तो ये सब चीजें हैं। तो ये अगर जो है पूरा ये जब इसकी पूरी पड़ताल होगी तो यूपी में जो है जो बड़ी संख्या निकलेगी उसकी वजह केवल ये है कि यहाँ की आबादी 25 करोड़ से ऊपर है। 2010 में आबादी क्या थी, आज क्या है? जनवरी 2025 में मतदाताओं की संख्या 15 करोड़ 40 लाख थी। तो जैसा योगी जी ने कहा कि अब जो है ये संख्या 16 करोड़ के ऊपर होनी चाहिए। तो अभी ये प्रोसेस चल रही है। और एक बात और यहाँ ध्यान देने की है, इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश में एसआईआर की प्रोसेस का अंत हो रहा था दिसंबर 11 को, और उसको केवल बढ़ाया था 6 दिन, और आज वो अंत हो रही है। मतलब वो कल अंत हो गया उसका, कल वो एंड हो गई, और आज पश्चिम बंगाल में जो ड्राफ्ट रोल का पब्लिकेशन हो रहा है। यूपी देश का अकेला राज्य है जहां इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर की प्रोसेस को 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया, यानी ये एंड हो रही है दिसंबर 25 को, और दिसंबर 31 को ड्राफ्ट रोल आ रही है। तो अभी भी यूपी में काफी समय है। और जो योगी जी ने कहा है वो केवल संगठन को सक्रिय करने के लिए कहा है, और इसका जो है कोई भी तोड़ मरोड़ करके किसी भी किस्म का कोई भी पॉलिटिकल मतलब जो चाहे जो निकाले, वो स्वतंत्र है। लेकिन योगी जी का ने जो कहा है वो केवल जो पार्टी का राजनीतिक हित है, जो प्रदेश का हित है, जो मतदाताओं का हित है, केवल वही कहा है। इसमें कोई भी इफ एंड बट या निहितार्थ निकालने वाले स्वतंत्र हैं, लेकिन ऐसा कोई निहितार्थ है नहीं। तो योगी जी ने सिर्फ जो नई टीम आई है राष्ट्रीय अध्यक्ष की और प्रदेश अध्यक्ष की, मुझे लगता है कि उनको एक टास्क दे दिया है सर कि भैया अपने संगठन को सक्रिय कीजिए, बस ये बयान देके, इससे अलावा इसका कोई नेतार्थ नहीं है। सर आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।